अपने काम के साथ साथ इस काम को भी लुक आफ्टर करें। पे पैकेज फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, पे पैकेज फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ डायरेक्टली रिक्रूटेड फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट funded by PSDP has standardized by the government with effect from 1st July 2008, right? 1 जुलाई 2001 से गवर्नमेंट ने ये जो इनका सैलरी पैकेज है वो फिक्स पैकेज होता है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर का, प्रोजेक्ट मैनेजर्स का, अकाउंटेंट, ये 3 लोग जो होते हैं ना, और साथ जो इनका रनर होता है, ये 4-5 बंदे जो होते हैं प्रोजेक्ट स्टाफ के, गवर्नमेंट ने इनकी सैलरी फिक्स कर दी हुई है। Project allowance for the project staff. The project allowance to the employee appointed through transfer deputation on full-time basis in PSDP fund development project has government. अब आपने से अगर गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं है तो डेपुटेशन को उसको नहीं पता होगा। डेपुटेशन कहते हैं जब आप किसी एक पदे पर काम कर रहे हो और किसी दूसरी मिनिस्ट्री को आपकी खिदमात की जरूरत हो तो वो उस डिपार्टमेंट से आपको उधार मांगती है, राइट? लैंडिंग एंड बोरिंग एजेंसीज, बोरिंग उधार देने वाली, लैंडिंग उधार लेने वाली। इस प्रोसेस को टेक्निकली गवर्नमेंट की जुबान में कहते हैं डेपुटेशन। दिस इज ट्रांसफर। ट्रांसफर और डेपुटेशन में फर्क ये होता है कि ट्रांसफर विद इन डिपार्टमेंट होती है, डेपुटेशन आउट ऑफ डिपार्टमेंट होती है, आउट ऑफ प्रोविंस भी हो सकती है। यानी फेडरल गवर्नमेंट का बंदा प्रोविंशियल गवर्नमेंट में काम कर सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बंदा फेडरल गवर्नमेंट में कर सकता है। लेकिन जब ट्रांसफर होती है तो आप अपनी मिनिस्ट्री के अंदर ही अंदर काम करते हैं, राइट? डेपुटेशन में आप उस मिनिस्ट्री से, यानी जो आप कोई अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, जिस हेड ऑफ अकाउंट से आप सैलरी ड्रा कर रहे हैं, वहां से निकलकर आप किसी और हेड में चले जाते हैं और वहां पर फॉर इनिशियली ये होता है फॉर द पीरियड ऑफ 3 years, 3 साल के लिए कोई भी दूसरा इदारा आपकी खिदमात को हासिल करता है, इसे कहते हैं डेपुटेशन। यहाँ तक बात समझ आ गई? डेपुटेशन में फर्दर, डेपुटेशन स्टडी के लिए नहीं होती, ठीक है? डेपुटेशन में फर्दर स्टडी के लिए गवर्नमेंट फंडिंग करती है, नहीं करती। डेपुटेशन इज फॉर नॉट फॉर स्टडी। अगर आपने स्टडी करनी है तो उसके लिए स्टडी लीव होती है। डेपुटेशन में आप स्टडी नहीं कर सकते। डेपुटेशन तो जिन्होंने आपको डेपुटेशन पर लिया होता है किसी पर्पस के लिए होता है, किसी काम के लिए लिया होता है, पढ़ाने के लिए थोड़ा लिया होता है, राइट? तनवीर, आप क्या पूछना चाहते हैं? पोस्टिंग की तरह होगी? आप इसमें, मुझे समझ नहीं आ रही तुम्हारे क्वेश्चन की। डेपुटेशन क्या होता है ये एक्सप्लेन करूं? आपका क्वेश्चन लिखो ताकि फिर मैं इसके मुताबिक तुम्हें बताऊं डेपुटेशन क्या होती है, और बाकी सब भी ये सुन लें। ये चीजें फिर आपको बुक्स में से शायद ना मिले। डेपुटेशन, ट्रांसफर क्या होती है, पोस्ट। डेपुटेशन और पोस्टिंग में फर्क क्या होता है? देखिए, पोस्टिंग और ट्रांसफर और डेपुटेशन ये 3 अलग अलग चीजें हैं। पोस्टिंग का मतलब आपको एक जगह से दूसरी जगह, जहां पर पोस्ट मौजूद है और वो आपके रेलिवेंट हो, जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह पोस्टिंग होती है तो पोस्ट मौजूद होती है, ठीक है? ट्रांसफर ये होती है कि आपको किसी दूसरी जगह भेज दिया जाए जहां पर वो पोस्ट ना हो, लेकिन आप वहां पे काम करेंगे, ट्रांसफर होगी। पोस्ट मतलब पोस्टिंग, एग्जैक्ट किसी सैंक्शन पोस्ट के अगेंस्ट अगर आप जाते हैं। डेपुटेशन एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन 2 एजेंसीज। टेक्निकली दिस इज अ एग्रीमेंट बिटवीन 2 एजेंसीज और डिपार्टमेंट्स। एक होता है बोरिंग डिपार्टमेंट, यानी उधार देने वाला। एक होता है लैंडिंग एजेंसीज, उधार लेने वाली। वो लैंडिंग एजेंसीज बोरिंग एजेंसीज को रिक्वेस्ट करती है विद स्पेसिफिक नेम, ये
हमें चाहिए, इसकी सर्विसेज हमें चाहिए फॉर द पीरियड ऑफ जितने भी ईयर्स हो। टेक्निकली आप 3 ईयर्स तक जा सकते हैं, और अगर स्पेशल सर्कमस्टांसेस हो तो आप फिर 5 ईयर तक भी जा सकते हैं। तो 3 ईयर्स के लिए डेपुटेशन में जाने के लिए आपको एस्टेब्लिशमेंट से एनओसी लेना पड़ता है, नंबर 1। दूसरा, जिस स्टाफ को आप डेपुटेशन पे लेके जा रहे हैं, जो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जहां का वो एम्प्लॉय है, उसको तमाम बेनिफिट देंगे, जो वो जितनी सैलरी अलाउंसेस जो भी उसको अपने पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन में अलाउड थे, जो लैंडिंग एजेंसीज है, वो उसको वो तमाम अलाउंसेस, सैलरीज, तमाम पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने की पाबंद है। इसके साथ साथ वो उसको बेसिक पे का 20% एज अ डेपुटेशन अलाउंस देगा। ये एक जनरल रूल है, राइट, इसे कहते हैं जनरल रूल। तो आप प्रोजेक्ट स्टाफ को डेपुटेशन भी पे ले सकते हैं। बेसिकली आप में से जो लोग थोड़ी बहुत एस्टेब्लिशमेंट को समझते हैं ना, उनके लिए मैं बता दूं कि डेपुटेशन थ्रू एडवर्टाइजमेंट भी ली जा सकती है। आप प्रोजेक्ट के स्टाफ के साथ क्राइटेरिया रखें और आप न्यूज़पेपर में बताएं कि हमें ये बंदा डेपुटेशन पे चाहिए, राइट। तो वो अपने डिपार्टमेंट से एनओसी लेता है और उस प्रोजेक्ट में चला जाता है, और कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट के बाद दोबारा अपने डिपार्टमेंट में वापस आ जाता है। इस तमाम प्रोसेस को कहते हैं डेपुटेशन, राइट। इसमें बहुत लंबी तफसील है, मैंने आपको बड़ी थोड़ी सी बताई है जी। और किसी का क्वेश्चन? डेलीगेशन ऑफ पावर क्या होती है, राइट। अकॉर्डिंग टू ECNEC, एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल, decision dated 22nd April 2000, और अभी ऐसी तरह रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन भी आपको हायर कर सकती है। According to ECNIC decision 24th April 2000, the project director should be delegated full administrative and financial power and be made accountable for any lapses. This measure would improve management and help fix technical and financial responsibility. The project director is required to move the case for delegation financial and administrative power by concerned principal account officer PAO. प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पास फुल उस प्रोजेक्ट की फुल फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती हैं। फाइनेंशियल पावर मीन कि वो किसी भी किस्म की प्रोक्योरमेंट और हायरिंग कर सकता है। जो उस प्रोजेक्ट के अंदर अगर उसने कोई प्रोक्योरमेंट करनी है किसी भी किस्म की, वो प्रोक्योर कर सकता है मटेरियल को भी, और अगर किसी कंसल्टेंसी की जरूरत है तो उसकी सर्विसेज को भी हायर कर सकता है, राइट। अब ये जो कंसल्टेंसी करेगा या जो प्रोक्योरमेंट करेगा, इसके लिए एक प्रोसीजर है और उसे कहते हैं पेपरा रूल, ठीक है, पेपरा, पेपरा, ठीक है। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है, पेपरा। ये पब्लिक प्रोक्योरमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक पूरी उन्होंने गाइडलाइंस दी हैं कि आपने गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट को जब लेना है, यानी जब उसको एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर करेंगे, एज अ डायरेक्ट फाइनेंस डायरेक्टर करेंगे, एज अ प्रिंसिपल अकाउंट ऑफिसर काम करेंगे, तो आप कौन कौन से मेजर्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपने टेंडरिंग करनी है, वो 1 लाख से कम है, तो आप थ्री कोटेशन लेंगे। कोटेशंस पर होती है। कोटेशन का मतलब आप मार्केट से 3 कोटेशन लेते हैं, जो सबसे लोएस्ट होता है उस पर आप रिकमेंड कर लेते हैं। ये कॉस्ट पहले 1 लाख थी, अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले ये 5 लाख तक इन्होंने इंक्रीज कर दी। अगर आपने 5 लाख से ऊपर की प्रोक्योरमेंट करनी है तो फिर आप टेंडर करेंगे। टेंडर के लिए जरूरी है, टेंडर की कुछ टाइप्स हैं। शॉर्ट टेंडर नोटिस होता है, गैलूप टेंडर्स हैं। दीज आर फ्यू टाइप्स, आपके लिए मैं बता रहा हूँ। टेंडर होता है डिपेंड अपॉन द कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, द नेचर ऑफ प्रोक्योरमेंट्स, राइट। ये टेंडर दोबारा
टेंडर जो होता है इसमें आप दो किस्म की चीजें इसमें देखी जाती हैं, एक टेक्निकल एस्पेक्ट्स और एक फाइनेंशियल। यानी जो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आपको सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स चाहिए, जनरेटर चाहिए, लैपटॉप चाहिए, आपको बॉयलर चाहिए, बॉयलर, या आप कहते हैं कि जनाब आपको हाईली जो है ना मटेरियल इस किस्म का चाहिए जिसके लिए कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, नंबर वन। दूसरा पेपरा रोल कहता है कि आप प्रोक्योरमेंट उनके साथ करें, उन कंपनीज के साथ करेंगे जो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड हो। रजिस्टर्ड मीन जो टैक्स देती हैं, राइट। सिर्फ का ठीक बात करो, टेक्निकल एंड फाइनेंशियल बिड्स। टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड्स इस्तेमाल होती हैं। टेक्निकल बिड्स में जो कंपनी होती है, जो आपको रिक्वायरमेंट्स चाहिए, वो जो अपनी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देते हैं, आप इस टेंडर प्रोसेस में पहले टेक्निकल बिड की ओपनिंग करते हैं। तमाम जिन जिन लोगों ने इस टेंडर में, जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनीज होते हैं वो मौजूद होते हैं, उनके सामने आप टेक्निकल टेंडर ओपन करते हैं, उन सब से साइन लेते हैं। आजकल तो जदीद दौर है, मल्टीमीडिया पर उनको बाकी सबको दिखाते हैं। तो जो लोवेस्ट होता है टेक्निकल एस्पेक्ट्स में, हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी ऐसी है जिसकी स्पेसिफिकेशन जो रिक्वायरमेंट आपकी है उससे टैली करती है, राइट। शॉर्ट लिस्ट करते हैं टेक्निकल बिड्स में कंपनीज को। उसके बाद आप नेक्स्ट डेट देते हैं और फाइनेंशियल बिड्स को ओपन करते हैं। फाइनेंशियल बिड में फिर आप ये देखते हैं कि किसने सबसे कम कॉस्ट में बेहतरीन क्वालिटी दी, राइट। इस तमाम चीज को टेंडरिंग प्रोसेस कहते हैं। और प्रोजेक्ट डायरेक्टर को ये पावर्स दी होती हैं कि वो टेंडर करे, टेंडर की ओपनिंग करे, राइट, और फिर अकॉर्डिंगली वर्क ऑर्डर इशू करे। वर्क ऑर्डर और जो होता है वेंडर, उसके ऊपर कुछ बाउंडिंग होती हैं। फिर अगर आपने कंस्ट्रक्शन का वर्क करना है तो आप कंसल्टेंट के लिए भी टेंडरिंग करते हैं। कंसल्टेंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर, वेंडर, ये तीन लोग होते हैं जो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे नेस्पाक एक कंसल्टेंट है, राइट, जिसमें आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं, और आप उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का प्रोजेक्ट डायरेक्टर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, who provides कंसल्टेंट जस्ट लाइक नेस्पाक की मैंने एग्जांपल दी। ये इंश्योर करता है क्वालिटी को। और वेंडर, या जिसे आप कहते हैं आम जुबान में ठेकेदार, ठीक है, वो इस प्रोजेक्ट के लिए तमाम रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, टेक्निकल भी, रॉ मटेरियल भी, सब कुछ प्रोवाइड करता है। ये जो कंसल्टेंट्स हैं, ये उसको टेक्निकली उसकी इंस्पेक्शन और मॉनिटरिंग करता है कंटिन्यूअसली, ठीक है। जी टेंडर टेंडर का नोटिस आता ही हमेशा न्यूज़पेपर में भी आता है और पेपरा की वेबसाइट पर भी आता है। अब ये उनके लिए बाउंडिंग है, दोनों जगह ही देते हैं, न्यूज़ पेपर में भी और उनकी वेबसाइट पर भी। और अगर इसकी कास्ट 5 करोड़ से ऊपर हो तो नैब का एक बंदा भी इसके अंदर मौजूद होता है टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। और पेपरा की रिक्वायरमेंट है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, राइट। ये अगर जिनको ये बात समझ नहीं आ रही, ये उन लोगों के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेशन या इन चीज़ों को पढ़ा है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं समझ आ रही तो इसको छोड़ देते हैं, हम अपनी को बात कर लेते हैं। ये तो मैं आपको पढ़ा रहा इसलिए कि आज हमारा बस टॉपिक नहीं है। आप लोगों का क्वेश्चन है तो बताइए। क्या मतलब रिमशा, क्या कह रही हैं आप? शफकत ऑलरेडी क्या है?
चलिए, अच्छी बात है अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में है। राइट, तो ये मैंने आपको थोड़ी थोड़ी बातें बताई हैं। पेपरा बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है और इसकी अपनी लिमिटेशंस हैं, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है पेपरा, और इसमें मुख्तलिफ इसकी प्रोविजंस भी हैं, जिसको ये तमाम चीज़ों को अगर अगर आप ड्यूरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट इन तमाम प्रोसेसेस को नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। ये जो आज आप नैब में देखते हैं कि वो कहते हैं जी करप्शन हुई है, किक बैक्स लिए हैं, बेसिकली इन लोगों ने ये जो पेपरा रूल है ना, इनको प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया हुआ। यानी वो कहते हैं ना जी अपनी मनपसंद ठेकेदार को ठेके दिए हुए, कॉन्ट्रैक्टर को ठेके दिए हुए जी, विदाउट फॉलोइंग पेपरा रेगुलेशन, रूल रेगुलेशंस। दैट इज वाई इनके ऊपर करप्शन के केसेस बने हैं। अगर आप पेपरा के इन तमाम रूल्स को प्रॉपर्ली फॉलो करेंगे तो चांसेस कम होते हैं फिर माल प्रैक्टिसेस के। राइट, ये जो आज आप देखते हैं ना कि हम नैब को देख रहे हैं कि जी वो मुख्तलिफ, ये तमाम जो ऑडिटिंग होती है, ऑडिट क्या होता है? ऑडिट ये देखता है कि आपने जो प्रोक्योरमेंट्स की है, आपने जो रिक्रूटमेंट्स की है, आपने जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर का पैसा इस्तेमाल किया है, एक्सचेकर कहते हैं ना, ठीक है, वो क्या उन रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक हैं जो गवर्नमेंट ने दिए। अगर फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट कहती है कि जनाब आप लोएस्ट बिडर को बिड देंगे, लोएस्ट बिडर को, और आपने नहीं दी, क्यों? करप्शन है। इसका मतलब आप उस वेंडर के साथ मिले हुए थे, आपने ओपन टेंडरिंग नहीं की। अभी तो आप ओपन टेंडरिंग को, वीडियो को भी आप वीडियो करेंगे, उसको सेव करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और सख्ती हो गई है। यू गॉट माई पॉइंट? किसको मॉनिटर फॉर, कौन हु मॉनिटर देम, क्या मतलब? फरहत आप क्या कहना चाहते हैं? हेलो, फरहत आपका क्या है? समवन वायलेटिंग रूल्स, एवरीवन वायलेटिंग रूल्स, समवन क्या होता है? इट्स वेरी डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट द रूल्स। देखो, एज अ प्लानर अभी तो आप आइडियलिस्टिक सिचुएशन में फिर रहे थे ना। ये जो गवर्नमेंट्स के रूल होते हैं ना, ये बड़े जालिम होते हैं, ये आपको काम भी नहीं करने देते। फॉर एग्जाम्पल, आप कहें जी लोएस्ट बिडर ने जो आपको बिड दी वो क्वालिटी नहीं देता, या आपको चाहिए जर्मनी की या जापान की चीज, उसने चाइना के रेट आपको दे दिए। मैं अब आपको ऑन ग्राउंड रियलिटीज बताता हूँ। नाम जापान का ठप्पा, जापान का चीज चाइना की होगी, तो आप बहुत ज्यादा, आप लोगों के यहाँ पर तुम्हारी बड़ी क्विक वो होनी चाहिए एनालिसिस कि ऐसी सिचुएशन को आप कैसे डील करेंगे। इसीलिए इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टेक्निकल बिड्स एंड फाइनेंशियल बिड्स। फाइनेंशियल बिड्स में फिर ये देखते हैं, आप किसी कंपनी को फॉर एग्जाम्पल ठेका देते हैं बड़ा, और उस कंपनी के पास इतने रिसोर्सेज ही नहीं है कि वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट कर सके, ठीक है, फिर उनसे हम बैंक गारंटीज मांगते हैं। गारंटीज होती हैं कि ये काम आप करेंगे। राइट, फिर जब आपने आशा को मटेरियल जो बाहर मुल्क से इंपोर्ट करना हो, ठीक है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा? डॉलर में होगा आपका कॉन्ट्रैक्ट, और अगर डॉलर के रेट ऊपर या नीचे आते हैं फिर एक बड़ा मसला आ गया। देखो, मैं तुम्हें छोटी छोटी बातें बता, माय पॉइंट। ये वो ये वो टेक्निकल चैलेंजेस हैं रणवीर, जो आप पूछ रहे हैं ना, हाउ कैन यू चेक। जब तुम प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनोगे, प्रोजेक्ट में काम करोगे, तो हर प्रोक्योरमेंट्स के लिए तुम्हारे पास, आपको फिंगर टिप से याद होना चाहिए कि टेंडरिंग प्रोसेस के प्रोसेसेस क्या हैं। आपने
कितने मिलियन की। इसलिए जब आप टेंडर देते हैं ना, उसमें स्पेसिफिकेशन देते हो, आपको क्या चीज चाहिए, आपको सोफे चाहिए, आपको बेड्स चाहिए, आपको व्हाइट बोर्ड ब्लैक बोर्ड चाहिए, आपको कंप्यूटर्स चाहिए, किस किस्म का मटेरियल चाहिए, उसकी स्पेसिफिकेशन दोगे, ईच एंड एवरी चीज की डिटेल बताओगे, साइज क्या है, क्वालिटी उसमें क्या लगेगी, थिकनेस उसकी क्या होगी, वेट क्या होगा, हाइट क्या होगी, विड्थ क्या होगी, फिर गारंटी का कितना टाइम आपको चाहिए, फिर पेमेंट का क्या प्लान होगा। ये तमाम चीजें इससे पहले प्रोजेक्ट डायरेक्टर अपनी रिक्वायरमेंट्स को बड़ी डिटेल से आइडेंटिफाई करता है कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। फिर जो आपको वारंटी दे रहा है उसका क्या है, राइट। ये तमाम चीजें इट टुक्स अ लॉन्ग टाइम टू लर्न, बट एज अ प्रोजेक्ट डायरेक्टर, एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, आपने ये सारे काम करने हैं, और इसलिए अकाउंटेंट उसमें चाहिए होता है, राइट, जो इन तमाम चीजों का प्रॉपर हिसाब रखता है हर चीज का। नमाज की ब्रेक ले लें, फिर हम शुरू होते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो ये बताओ कि आपस में डिस्कशन के बाद क्या समझ आई आपको प्लानिंग की। मैं तो ये आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि आप कोई सवाल नहीं पूछ रहे, आज हमारा डिस्कशन का डे है। ये जो चीजें हैं आपको शायद उन लोगों को समझ आए जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में काम किया है। आपको तो मैं डिटेल में नहीं जाता, इन चीजों का नहीं पता चलेगा। प्लानिंग के बारे में आपका कोई क्वेश्चन है तो कहें, मैं साथ साथ बताता जाता हूँ। ओपनिंग ऑफ अकाउंट्स, various kind of accounts are opened and maintained by different projects like assignment account in banks, नहीं कल कौन सी मैंने क्लास ले ली नेक्स्ट टू कोर्स की। नहीं नहीं, मेरी कल आपके साथ कोई क्लास नहीं है। मेरी आपके साथ कल कोई क्लास नहीं है, राइट। आप ये जो अकाउंट्स की चीजें हैं, दीज आर प्योर टेक्निकल थिंग्स। ये जिन लोगों को जिन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक सेक्टर में काम ना किया हो, उनको ये कोई बात समझ नहीं आएगी। आप में से किसी एक बच्चे ने शायद किया तो किया हो, राइट। वैसे असाइनमेंट ऑफ बैंक अकाउंट, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोजेक्ट के नाम से बैंक में एक अकाउंट जरूर खोलते हैं, ठीक है। दिस ऑफ अकाउंट इज नॉर्मली ओपन फॉर फॉरेन एडेड प्रोजेक्ट्स एंड नॉन लैप्सेबल फंड्स। ये अकाउंट्स बैंक के उन लिए खुलते हैं। ये नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट के फंड अगर आपने 30 जून तक नहीं यूटिलाइज किए तो वो लैप्स हो जाते हैं। लेकिन जो फंड प्रोजेक्ट के लिए होते हैं, जो प्रोजेक्ट्स, जो पैसा फॉरेन फंडेड में आता है, वो अगर आप प्रोजेक्ट के नाम के ऊपर कोई अकाउंट खुलवाएंगे तो वो नॉन लैप्सेबल होते हैं, राइट। यानी वो 30 जून के बाद लैप्स नहीं होते। अमूमन जब आप किसी वेंडर को, किसी कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देते हैं तो आप उसे चेक देते हैं, और वो स्टेट ऑफ बैंक से कैश होता है वो चेक, राइट। और वो 30 जून की रात 12 बजे से पहले पहले आपने वो ड्रा करना होता है, अदरवाइज वो लैप्स हो जाता है। 1 जुलाई को भी वो लैप्स होगा। में काम किया, उनको मालूम है कि क्लोजिंग होती है 30 जून की रात को, ठीक है। प्री ऑडिट अकाउंट विद एजीपीआर, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू, AGPR. The pre-audit accounts are open and maintained by AGPR for all development projects which are lapsable. For opening in accounts in AGPR, a normal request should be made by the PD, project director, through concerned ministry, duly endorsed by funding organization. Account is activated on submission of NIS and release of order to AGPR. ये गवर्नमेंट का प्रोसेस है जिस पर कॉन्ट्रैक्टर को जैसे जैसे वो अपना काम कंप्लीट करता जाता है उसको पैसे अलॉट होते रहते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन पूछो, ये टेक्निकल चीजें हैं। अभी तक आपने प्रोजेक्ट प्लान प्रोग्राम्स, आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए कि प्लान के नीचे प्रोग्राम्स होते हैं, प्रोग्राम्स के नीचे प्रोजेक्ट्स होते हैं, प्रोजेक्ट्स के नीचे यूनिट होते हैं, राइट। इसी तरह किसी भी प्लान के लिए आपको सबसे बड़ी जो स्टेटमेंट देनी पड़ती है वो होती है एम्स, राइट। एम से गोल ड्राइव होते हैं, गोल से ऑब्जेक्टिव ड्राइव होते हैं, और आपने ऑब्जेक्टिव को फर्दर करना है तो पॉलिसीज बनाते हैं, एसओपीज बनाते हैं। पॉलिसीज आर जनरल गाइडलाइन, एसओपी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये तमाम वो एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट हैं जो कोई भी प्रोजेक्ट डायरेक्टर या प्रोजेक्ट मैनेजर उठाता है ताकि वो प्रोजेक्ट जिसके लिए इसका प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ गवर्नमेंट ने, या फॉरेन जो एड एजेंसीज हैं, जैसे मैंने आपसे कहा वर्ल्ड बैंक है, एशियन वर्ल्ड बैंक है, इस तरह बहुत सी और एजेंसीज हैं जो तरक्याती काम के लिए आपको लोन देती हैं, कर्ज देती हैं, राइट। जब ये लोन देती हैं तो ये एजेंसीज अब एक मैकेनिज्म डेवलप करती हैं कि आप इस लोन को प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे, इसकी प्री ऑडिटिंग करेंगे और रिपोर्ट उस कंसर्न को देंगे, तब वो आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट इशू करेगा, राइट। तो प्रोजेक्ट्स की कंडीशन प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट्स डिफरेंट होती हैं, राइट। तो प्रोजेक्ट प्रोफाइल में वर्क प्लान बेस्ड ऑन क्वार्टरली फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व ड्यूरिंग ईयर शुड बी प्रिपेयर्ड। वर्क प्लान यानी आपने जो काम करना है, कोई सड़क बनानी है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो उसका वर्क प्लान होगा कि अगर ये 1 साल का प्रोजेक्ट है तो इसका है कि पहले 4 महीने में इसका 25%, और नेक्स्ट फर्स्ट 3 मंथ में, नेक्स्ट 3 मंथ में 50%, नेक्स्ट 3 मंथ में 75, उसके बाद ये। तो इसका मतलब है कि ये तमाम चीजें आपकी होंगी तब आप काम कर सकेंगे। अब बात समझिए यहां तक। कैश प्लान बेस्ड ऑन द वर्क प्लान, जैसे जैसे आपका 25% काम कंप्लीट हुआ है तो इसका मतलब है आपने जो कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट भी करनी है वो 25% करोगे, या ज्यादा 30% करोगे। ऐसा तो नहीं है कि प्रोजेक्ट का काम 10% हुआ है और आप उसको पेमेंट 50% कर दें। तो ये जो प्रोजेक्ट प्लान और कैश प्लान होता है ये बेसिकली एक मॉनिटरिंग टूल है जो चेक करता है कि आपका प्रोजेक्ट की जो स्पीड क्या है और उसकी प्रोग्रेस क्या है, दोनों को चेक करता है। अगर आपका 100 मिलियन के प्रोजेक्ट्स में से 60 मिलियन खर्च हो गए, इसका मतलब है एटलीस्ट 60 के करीब करीब आपका प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है ना कि आपका कैश प्लान 60% और जो काम है वो 30% जा रहा हो। तो फिर प्रोजेक्ट डायरेक्टर और प्रोजेक्ट मैनेजर क्या कर रहे हैं, वो किस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। आपका जैसे जैसे वो काम करते हैं कॉन्ट्रैक्टर, अकॉर्डिंगली वो अपना बिल सबमिट करते हैं, जिसको मैंने आपको शुरू में बताया था कि कंसल्टेंट उसको वेरीफाई करता है कि हाँ ये काम हुआ। उसके बाद उसकी रिपोर्ट के साथ ये बिल जाता है ऑडिट को। ऑडिट इसको वेरीफाई करता है एक्चुअल प्लान के साथ, बीओक्यू के साथ, बिल ऑफ क्वांटिटीज के साथ, और फिर ये जाता है कैश होने के लिए, राइट। तो इस तरह ये आपका वर्क प्लान और कैश प्लान ये साइमल्टेनियसली साथ साथ जाते हैं। So based on work plans should be prepared accordingly. The cash work plan duly signed by principal account officer and vetted by the project wings and approved by technical section of the planning and development division should be submitted to a financing organization for acceptance. जी, हर चीज का जहां पर गवर्नमेंट का एक पैनी भी लगेगा वहां ऑडिट होगा, ठीक है। जहां पैसे इन्वॉल्व हैं वहां ऑडिट इन्वॉल्व होगा। The performa of activity chart, annual work plan, cash plan prepared and approved by planning and development division.
The release order is issued by ministry with endorsement of FA. FA का मतलब होता है फाइनेंशियल एडवाइजर ऑर्गेनाइजेशन आफ्टर अप्रूवल ऑफ वर्क प्लान कैश प्लान। FA होती है फाइनेंशियल एडवाइजर, होता है गवर्नमेंट का जो एडवाइस करता है हर प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट पर और उसकी डिफरेंट पेमेंट स्केड्यूल्स के ऊपर, उसकी मॉनिटरिंग के ऊपर, उसकी ऑडिटिंग के ऊपर। FA फाइनेंशियल एडवाइजर से कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन में क्या होता है? After opening project accounts, the next step should be hiring an office space, building खरीदेंगे जहां पर आप अपना प्रोजेक्ट ऑफिस बनाएंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ की प्रोजेक्ट स्टाफ जो मैंने आपको बता दिया, प्रोजेक्ट डायरेक्टर जिसे PD कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर PM जिसे कहते हैं, अकाउंटेंट होता है इसके अंदर, और आपका जो सपोर्टिंग स्टाफ है, जो क्लरिकल स्टाफ है, और जो आपको जिसे आप कहते हैं रनर या नायब खास, ये आप बताते हैं। The appointment of project staff under the project should be made through an open competition and transparent manner. आप इनकी अपॉइंटमेंट ऐसे ही करेंगे जैसे रेगुलर स्टाफ की होती है, थ्रू एडवर्टाइजमेंट्स। फिर प्रोक्योरमेंट होती है, जो आपको अपने प्रोजेक्ट के स्टाफ दफ्तर की एस्टेब्लिशमेंट के लिए जो सामान चाहिए आप उसे प्रोक्योर करते हैं। और फिर मंथली रिकंसिलेशन ऑफ फंड विद AGPR, जो पैसा AGPR ने दिया है, जो आपने खर्च किया है, इन तमाम की बैलेंस शीट जो है वो अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान रेवेन्यू के साथ आप मंथली बेस पर रिकंसाइल कहते हैं। रिकंसाइलेशन मीन के प्रोजेक्ट अकाउंट और गवर्नमेंट्स के अकाउंट दोनों एग्री हों कि हाँ जी ये काम ठीक हो रहा है। मॉनिटरिंग, ड्यूरिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, मॉनिटरिंग ऑफ द प्रोजेक्ट इज कैरिड आउट। मॉनिटरिंग प्रोजेक्ट के दरमियान में जो एक्टिविटी, मॉनिटरिंग हमेशा होती है एक्टिविटीज के अगेंस्ट, राइट, और इंसानों के अगेंस्ट सुपरविजन होती है, और ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट एवेल्युएशन होती है। ठीक है, तो मॉनिटरिंग होती है इस पर्पस के लिए कि प्रोजेक्ट्स जो आपका है, क्या जिस मकसद के लिए हमने ये प्रोजेक्ट अप्रूव किया था और फंडिंग हो रही है वो अचीव हो रहे हैं कि नहीं। मॉनिटर होता है, ऐसा तो नहीं कि डायरेक्शन गलत हो गई, जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाए थे या जो हमारा प्लान था वो अचीव नहीं हो। ठीक है, तो ये मॉनिटरिंग होती है उसके साथ साथ। एवेल्युएशन, प्रोजेक्ट कंप्लीशन, पोस्ट कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट एवेल्युएशन इज कैरिड आउट फॉर इम्पैक्ट स्टडी ऑफ द प्रोजेक्ट। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए उसकी फिर एवेल्युएशन होती है उन ऑब्जेक्टिव के अगेंस्ट जो प्रोजेक्ट के शुरू होते हमने कहा था कि जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा इससे इतनी मिलियन जॉब मिलेंगी, बेरोजगारी खत्म होगी, लोगों का मयार जिंदगी बेहतर होगा, तालीम आम होगी, ये सब की एवेल्युएशन होती है, राइट। दिस स्टडी द आउटकम, एग्जांपल थर्ड पार्टी वैलिडेशन, एवेल्युएटर रिपोर्ट्स। आप ये थर्ड पार्टी होती है ना, आप एक जिसे आपने कहा ना सी अकाउंटेंट, अब CA का नाम आप सबने सुना है ना, कास्ट अकाउंटेंट का। तो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं थर्ड पार्टी की, जो आती हैं उन प्रोजेक्ट्स की वो वैलिडेशन करती हैं कि ये प्रोजेक्ट्स के ऑब्जेक्टिव अचीव हुए, इस प्रोजेक्ट ने जो एस्टिमेशन लगाई थी वो एक्यूरेट थी, इस प्रोजेक्ट का पैसा प्रॉपरली इस्तेमाल हुआ, इस प्रोजेक्ट से कितने लोगों को बेनिफिट हुआ। ये तमाम थर्ड पार्टी एवेल्युएशन होती है जो अपनी एक रिपोर्ट जनरेट करके कंपनी अथॉरिटी को देती है, राइट। द फाइनल स्टेज ऑफ द प्रोजेक्ट इज इट्स कंप्लीशन, कंप्लीट हो गया। व्हेन ऑल फंड हैव बीन यूटिलाइज्ड, जब तमाम पैसा इस्तेमाल हो गया, एंड ऑब्जेक्ट अचीव, मकसद हासिल हो गए, और अबंडन या ना हुए ड्यू टू वेरियस रीजन, बहुत सी वजूहात की वजह से, एट दिस स्टेज द प्रोजेक्ट हैज टू बी क्लोज फॉर्मली, आप प्रोजेक्ट को बंद कर देते हैं, एंड रिपोर्ट्स टू बी प्रिपेयर्ड ऑन इट्स ओवरऑल लेवल ऑफ सक्सेस ऑन अ परफॉर्मा PC4। PC4 के ऊपर आप एक रिपोर्ट जनरेट करके देते हैं गवर्नमेंट को कि ये इस प्रोजेक्ट था, ये इसकी रिपोर्ट है। ठीक है जनाब, और ये रिपोर्ट P&D ऑफिस में मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन एक पूरा सेक्शन है जो इन तमाम को एवेल्युएट करता है। ऑन क्लियर ऑफ द प्रोजेक्ट, जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, हैंडिंग ओवर द डिलीवरेबल्स टू द कंसर्न अथॉरिटीज, जो आपके पास बकाया जात हैं वो
को वापस करते हैं, क्लोजिंग ऑफ सप्लायर कॉन्ट्रैक्टर एंड क्लोजर ऑफ बैंक अकाउंट्स, सप्लायर के साथ आपका एग्रीमेंट खत्म, बैंक अकाउंट खत्म, रिलीज सिक्योरिटी मनी के अगेंस्ट होता है। ये जो सप्लायर, जब आपको कोई काम, जब आप सप्लायर को कोई पैसे देते हैं, कुछ एडवांसेस देते हैं या आप उनके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो आप सिक्योरिटी मनी, बैंक गारंटीज रखते हैं कि अगर आपने ये काम कंप्लीट ना किया तो आपकी ये सिक्योरिटी मनी या बैंक गारंटीज ये सीज कर दी जाएंगी। ठीक है शफकत, आप क्या कहना चाह रहे हैं? पीडीएन अकाउंटेंट, इसकी शामत वाला फेज नहीं है, उसने जो काम किया वो उसकी अपनी रिपोर्ट देगा। शामत किस चीज की आनी है उसकी? एनुअल ऑपरेशन रिपोर्ट ऑन PC5 परफॉर्मा। If any of the project staff has to be retained for operation of the project, a case for shifting of the post in revenue budget may be initiated and got approved from the finance division well in time, so the continuity in the project operation is not hindered and public asset created under the project are properly maintained. फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ ऐसा स्टाफ चाहिए, कोई आपने ऐसी इंस्टॉलेशन की है जिसकी मेंटेनेंस के लिए चाहिए वो स्टाफ और उसकी स्किल्स, तो आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को फिर कहते हैं कि जनाब इसके लिए आप एक बनाएं प्रॉपर पोस्ट, ताकि इसको वहां से सैलरी और बेनिफिट्स मिलते रहें, ताकि जो प्रोजेक्ट के ऊपर हमने इतना बिलियंस रुपए लगाए हैं ये जाया न जाए। इस प्रोजेक्ट की जो मैक्सिमम बेनिफिट्स हैं वो लोगों को लें। अगर इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए, इस प्रोजेक्ट की मेंटेनेंस के लिए वैसे तो वारंटी पीरियड 1 ईयर होता है और वो कॉन्ट्रैक्टर देता है अगर उसमें कोई खराबी है, लेकिन उसकी मॉनिटरिंग के लिए तो आपको स्टाफ चाहिए ना जो मॉनिटर करे उसको। ठीक है, देखिए शफकत ये बात ठीक है, लेकिन दिस इज द पार्ट ऑफ देयर ड्यूटी। ये तलत प्रोजेक्ट अप्रूवल, ये जो मैं आपको पिछले कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ, ये सारा अप्रूवल की स्टेजेस है ना, तुमने उस वक्त इसको गौर से नहीं देखा? तो ये थोड़ी सी आज हमने टेक्निकल बातें की। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, ये सारी टेक्निकल बातें थी, मैं समझता हूँ कि शायद आपको इसमें से मैक्सिमम चीजें समझ नहीं आई होंगी, लेकिन चलें जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, जब भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आपके सामने इस तरह की टर्म्स आएंगी तो आपको ये मेरी बातें शायद थोड़ी थोड़ी याद आएंगी। सर ने बताया था कि हाँ ऐसा भी होता है, पीडीबी होता है, प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर। जब आपके जहन में कोई डेजिग्नेशन आएगी तो फिर आप यकीन उससे पूछेंगे आप किस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर हैं, किस प्रोजेक्ट के मैनेजर हैं। ठीक है जी, अब आपको क्वेश्चन पूछने चाहते हैं बताएं जी, क्योंकि यार आखिरी 4-5 मिनट है हमारे पास। Now you share what you learned with me, what how's your experience with me as a teacher? How can I improve myself? Critically देना, तारीफ नहीं करनी मेरी। रनशा पेपर की तैयारी कैसे करनी चाहिए? ये जो ईपीएम है ना, देखो दो बातें याद रखो, पेपर अटेम्प्ट करना एक आर्ट है कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करोगे। राइट, आपने पेपर पढ़ने वाले को पहली नजर नहीं बता देना है कि तुम्हें सब कुछ आता है। राइट, आज तुमने कभी मार्केटिंग वालों को देखा है? जब वो मार्केटिंग करते हैं वो अपनी चीज की क्वालिटीज बताते हैं। तो जब आप पेपर में आते हो तो अपने एग्जामिनर को अपनी क्वालिटीज बतानी है, क्यों वो आपके अच्छे नंबर दे। सेल योर सेल्फ इन द एग्जाम, ऑन द एग्जाम पेपर्स, सेल योर टेक्निक्स, योर स्किल्स। हेडिंग्स बनाए, फिगर्स के साथ बताओ, फिगर बनाओ, वो फिगर की एक ग्लैंस के साथ उसको सारे कुछ समझ आ जाता है। ठीक है,
पेपर के बारे में मैंने आपको गाइड कर दिया। डेफिनेशन को लिखो और उसकी टाइप्स को लिखो, और एक डायग्राम की शेप में अगर एक्सप्लेन करोगे तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको पता है। ठीक है, और इसमें गप नहीं लगानी है, टेक्निकल सब्जेक्ट है। जिन्होंने आपके पेपर चेक करने हैं उनको मालूम होता है PC1 से लेके PC5 तक क्या कुछ होता है। मुझे नहीं मालूम ये कौन पढ़ाएगा, ये जो आपके कोऑर्डिनेटर है उनको मालूम होगा। थैंक यू कोमल। My question was how I improve myself as a teacher. Basically I am administrator, but मैं पढ़ाता इसलिए हूँ कि मुझे साथ साथ ये सब कुछ रिवाइज होता जाता है। यू गॉट माई पॉइंट। ये जो कुछ आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैंने मास्टर लेवल पढ़ा था, उसके बाद जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं मैंने आपसे डिस्कस ही कुछ नहीं किया कि मैंने लीडरशिप में क्या पढ़ा, मैंने MPhil में क्या चीज़ें पढ़ी। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग कैसे पढ़ी, और डिस्क्लोजर्स को कैसे पढ़ा, मैनेजमेंट को कैसे पढ़ा, कंपेंसेटिव मैनेजमेंट को कैसे पढ़ा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या एस्पेक्ट्स थे, organizational behavior is my favorite subject. These are those things which I have read in MA. मोहम्मद इदरीस, मेरा डिफेंस जब मेरा वैल्यूएशन बाहर से आएगा फिर मेरा डिफेंस भी हो जाएगा। राइट, दैट इज अ प्योर रिसर्च। अभी तो मैंने आपसे रिसर्च के बारे में बात ही नहीं की थी। ठीक है, तो इट विल टेक, आप बिल्कुल अपना MA कंप्लीट करो और MPhil में जाके अपनी रिसर्च का शौक पूरा करना। देखिए ये EPM की जो डिग्री है ये ओपन यूनिवर्सिटी करवाती है, ये नमल करवाती है, दो करवा रही हैं, और से कहीं से नहीं होती, तो इसलिए मैं ओपन यूनिवर्सिटी से ही कर रहा हूँ। MPhil का क्राइटेरिया ये है कि तुम्हें टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा और इंटरव्यूअर को सेटिस्फाई करना पड़ेगा कि तुम MPhil क्यों कर रही हो, रिसर्च किस पर करोगी, तुम्हारा अब रिसर्च का पर्पस क्या है। ठीक है, MPhil एंड PhD इज रिसर्च बेस्ड डिग्रीज। आप इसके लिए रिसर्च की टेक्निक्स पढ़ें, वो एक अपनी दुनिया है रिसर्च की। ठीक है, जी जी राबिया, रेगुलर क्लासेस होती हैं PhD की। EPM में अपॉर्चुनिटी ऐसी हैं कि पंजाब में और KP में जो आपके प्रिंसिपल्स हैं ना, बल्कि अब जो यूनिवर्सिटीज में आपकी एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हैं, जैसे पिछले दिनों मैं पढ़ रहा था GC में, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर, उन्होंने अपनी पोस्टों में कहा था कि जी हम प्रेफरेंस देंगे उनको जिन्होंने EPM किया हुआ है। राइट, इसी तरह जहां आप प्रिंसिपलशिप के लिए जाते हैं इस डिग्री के साथ, अगर आप इंटरव्यू के पैनल को ये बताने पे कामयाब हो गए कि व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दिस डिग्री, क्योंकि ये बड़ी यूनिक सी डिग्री है, लोगों को ज्यादा इसका नाम आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है, व्हाट इज EPM। राइट, देखें मैं अब इस पे आपकी वो है, इफ यू आर फाइनेंशियली गुड, EPM आप सॉरी MPhil जहां से भी करेंगे रिक्वायरमेंट सबकी सेम है। प्रिंसिपल का काम होता है मैनेज करना। ठीक है, आपके पास ये डिग्री है, इसके बाद आप जब ग्राउंड में जाके खेलोगे तो फिर पता चलेगा ना क्या तुमने सीखा।
रिक्वायरमेंट होती तो नहीं है, लेकिन इट्स एन एडिशनल डिग्री। कोमल, ये अब तुम पीपीएम की उसको पढ़ो ना, पहले कितने थे इसका तो मुझे याद नहीं बेटा। मैंने 2000 में कहीं 2004 में एमए किया था, तो काफी टाइम हो गया अब तो। ओके स्टूडेंट, गुड लक। इंशाल्लाह फिर किसी और सब्जेक्ट में हम आपसे मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स, हैव अ नाइस जर्नी। ओके, थैंक यू एंड गुड लक।